बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़रूख वड़ाइच। अमीर बालाज टीपू, एक हंसता खेलता नौजवान, किस तरह से दुश्मनी की भीड़ चढ़ जाता है। मैंने इस नौजवान से ख़ुद भी बात की थी, इस नौजवान को देखा, इस नौजवान को अपने दोस्तों से बात करते देखा। एक अच्छे अखलाक का हामिल और एक ऐसा नौजवान जो पढ़ा लिखा था, जो ये नहीं चाहता था कि उसकी दुश्मनियाँ आगे उसकी विरासत में मुंतकिल हों, जो ये नहीं चाहता था कि उसके जो भाई बहन हैं वो भी इन दुश्मनियों की भीड़ ना चढ़ें। वो चाहता था कि उसके बहन भाई आगे बढ़ें। उन्होंने उनको पढ़ाया, खुद वो इन दुश्मनियों से अपने आप को फासले पर रखना चाहता था। अभी चंद साल पहले एक कदीम दुश्मनी को 3 ख़ानदानों से उन्होंने ख़ुद ख़त्म किया। अमीर बालाज टीपू के वालिद, उनके वालिद, यानी कि 4 नस्लें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस दुश्मनी की भीड़ चढ़ गई। लाहौर में दिन दहाड़े ये कत्ल होते रहे, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। ये सब कैसे हुआ, इन दुश्मनियों को कहाँ तक पहुँचना है, ये सारी बातें आज के हम प्रोग्राम में करेंगे। पहला इंटरव्यू मुझे करने का मौका मिला अमीर बालाज टीपू का। ये पढ़ा लिखा नौजवान क्या सोचता था, हमने पहले इंटरव्यू में क्या बात की थी। अमीर बालाज बाहर तालीम हासिल कर रहे थे कि जब उनके वालिद को एयरपोर्ट पर दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। हमने उनसे पूछा कि क्या करेंगे, आपका मुस्तकबिल क्या होगा, आगे का मंजरनामा क्या होगा। उन्होंने क्या कहा था। अमीर बालाज टीपू चाहता था कि उसकी दुश्मनी विरासत में ना जाए। वो चाहता था कि अमन हो, वो चाहता था कि वो एक खुशहाली वाली ज़िंदगी बसर करे, वो एक ऐसी ज़िंदगी बसर करे जिसमें उसके इर्द गिर्द अमन हो। वो रास्ता जो उसके दादा ने, जो उसके बाप ने या उसे चुनना पड़ा, उस रास्ते पर उसकी औलाद और उसके बहन भाई ना जाएं, उस रास्ते पर वो चलना चाहता था, लेकिन ऐसा ना हो सका। कैमरों ने उस वक्त क्या ख्यालात उनके महफूज किए। नाज़रीन कराम, कत्ल सिर्फ एक शख्स का नहीं होता, एक शख्स का कत्ल नहीं बल्कि कई ख़ानदानों का कत्ल होता है। एक शख्स के साथ दर्जनों ज़िंदगियाँ जुड़ी होती हैं, उसके साथ कई ख़ानदान जुड़े होते हैं। जब कोई एक शख्स दुनिया से जाता है तो शहर के अंदर कितने लोगों का नुकसान होता है। वो कब्रिस्तान का दीदार कीजिए जहाँ पर 4 नस्लें मदफन हैं। सोचा तो ये था कि यहाँ पर कोई और मदफन होगा, लेकिन किसको पता था कि ये जवां साला लड़का वहीं पर दफन हो जाएगा जहाँ पर उसके बाप दादा परदादा दफन है। वहाँ का क्या मंजरनामा है वो देखिए। खामोशा में मौजूद हूँ। बिल्ला ट्रका वाला ये बालाज के दादा की कब्र है। दुश्मनदारी की भेंट चढ़े जिस वक्त बालाज अमीर या टीपू ट्रका वाला अड्डे के ऊपर अपने कारोबारी जो मामलात है देखते थे तो 40-50 गनमैन हर वक्त मौजूद होते थे। वक्त ने ऐसा खेल खेला कि अपने वालिद के 14 साल के बाद बालाज भी आज अपने वालिद के साथ ही मनो मिट्टी के नीचे सो गया है। एक माँ है ना, माँ की बददुआ बहुत बुरी है। तो ये तो नहता मारा गया, ये तो उस माँ से क्या पूछना, हम लोगों से किसी से पूछे मारेगा ना। ये जो दुश्मनी की लाइन पे नहीं था तो उसकी माँ ने जो जो अल्फाज किए ना वो उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, जिंदगी में ही तबाह बर्बाद करें। हज़ारों कतार रो रही थी, वो हज़ारों कतार रो रही थी। और ये सिर्फ बालाज की वालदा की नहीं, हम उसके भाई हैं। हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों को, जिस लोगों ने बालाज को कत्ल करने में ज़रा सी भी कोई हरकत की है ना, थोड़ा सा भी चले हैं, ज़्यादा चले हैं, जिन्होंने मारा है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी में ऐसा करे कि दुनिया देखे कि यार वाकई इस आदमी ने बुरा किया था, अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दी थी। वो मुझे शेख सादी वाली बात याद आ गई कि जिसने अल्लाह की राह में दिया वो नहीं बच सकता, और जिसने बुरा किया ना वो भी नहीं बच सकता। दोनों में जिसने दिया उस पर अल्लाह का करम होगा, तो जिसने ऐसे इंसान के साथ कत्ल किया ना तो उसकी बख्शिश भी नहीं दुनिया में नहीं। लोगों के सुहाग उजड़ते रहेंगे, लखते जिगर लोगों से बिछड़ते रहेंगे। आखिर कब जाके कानून हरकत में आएगा, कब जाके ये सब दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी, दिन दिहाड़े कत्ल किस दिन ख़त्म होंगे। ये सारी वो बातें हैं जिनसे मैं, आप और मुआशरा परेशान है, सवाल उठा रहा है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अमीर बालाज टीपू ये पहला कत्ल नहीं है। इस शहर में कितने कत्ल हुए, कितनी दुश्मनियाँ चल रही हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सियासत के साथ कैसे जुड़ी हैं ये दुश्मनियाँ, सियासतदानों का इसमें क्या किरदार है और इनका पस मंज़र और आगे मुस्तकबिल क्या हो सकता है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके साथ मौजूद हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब, आप साथ DSP हैं और एडवोकेट हैं। मैं पहले माजिद निज़ामी साहब आपसे पूछूँगा कि क्या ये मामला क्या है कि बालाज टीपू हो
इसके पीछे भी पॉलिटिकल सपोर्ट नज़र आती है, एक पार्टी के साथ एफिलिएशन है, और दूसरी तरफ जो तीफ़ी हैं, तीफ़ी भट्ट हैं, गोगी भट्ट हैं, उनकी भी। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि सियासत के साथ इनका क्या क्या ताल्लुक़ रहा, किस तरह से रहा, किस पार्टी में रहा। बहुत शुक्रिया। एक तो इसमें ये चीज़ समझने की है कि लाहौर की जो दुश्मनियाँ हैं या गैंग वॉर है वो बर्रे सग़ीर के बाकी ममालिक से ज़रा मुख्तलिफ हैं, उनके शहरों से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर ख़ानदानी दुश्मनियों का ज़्यादा ट्रेंड रहा है, और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस वजह से यहाँ पर फिर उन फैमिलीज़ के साथ लोग अटैच होते गए। सो वो मामला तो शायद किसी दुकान से, किसी एक मुकदमे से शुरू हुआ, लेकिन दोनों साइड में फिर क्लस्टर्स बनते गए और ग्रुप्स बनते गए, और इस तरह मामला आगे बढ़ता गया। सो ये जो स्पेसिफ़िक आजकल केस डिस्कस हो रहा है, इसमें भी ऐसे ही था कि दोनों तरफ से कारोबारी घराने हैं और दोनों का ताल्लुक़ अंदरून लाहौर से है। फिर इसी तरह यह है कि दोनों का तकरीबन एक ही रोड पे मुख्तलिफ मकामात पे बिज़नेस था। वहीं से यह मामला शुरू हुआ। फिर यह है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून लाहौर में बड़ी मजबूत रही है पिछले 30 साल के अंदर, तो दोनों ग्रुप्स किसी ना किसी तरीके से मुस्लिम लीग नून से ही मुंसलिक रहे। इसमें दोनों ग्रुप्स में एक एक डाइवर्जन देखने में आती है। जो ख्वाजा तारीफ़ गुलशन है, जिन्हें तीफ़ी भट्ट के नाम से जाना जाता है, और ख्वाजा अकील जो हैं, जिन्हें गोगी भट्ट के नाम से जाना जाता है, ये मुशर्रफ के दौर में जनरल मुशर्रफ के दौर में ये मुस्लिम लीग काफ की तरफ थोड़ा सा इनका टिल्ट हुआ। इन्होंने ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट बनवाई। वो सारा बिल्कुल मुस्लिम लीग नून का गढ़ होता था, हमजा शहबाज और मियाँ नवाज शरीफ का। वहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने अपोजिशन दी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसे ही हमजा शहबाज शरीफ आए, 2008 में MNA बनकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, तो सबसे पहले आपको याद होगा वो ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट जो है उसका नक्शा तब्दील किया गया, उसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया, ताकि वो प्रोजेक्ट जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से आया था उसे ख़त्म किया जाए। फिर ये ग्रुप दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गया। इसी तरह जो दूसरा ग्रुप है ट्रक्का वाला ग्रुप, उनकी थ्रू आउट मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्तगी रही। एक पैच आया 2018 का, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ में जाने का फ़ैसला किया, और उस वक्त चूँकि सिचुएशन काफ़ी मुख्तलिफ थी, तो कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ बड़े, हमजा शहबाज का नाम लिया जाता है कि वो भी खुद गए थे मनाने के लिए कि आप ना जाएं, लेकिन वहाँ पे तल्ख कलामी हुई और वहाँ पे ये शिकवे शिकायत किए गए। सो फिर ये ग्रुप तकरीबन 3.5-4 साल के लिए मुस्लिम लीग नून से निकलकर तो तहरीक इंसाफ। और डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेरा ख्याल मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रिया बनी, और फिर उन्होंने मुलाकात भी। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी थी, मियाँ महमूद रशीद का नाम भी आता है, क्योंकि वो डेफिनेटली लाहौर के ये जो कारोबारी हलके हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये फिर जो अमीर बालाज है ये वापस आते हैं मुस्लिम लीग नून में। अच्छा, अब इस वक्त की जो कंट्राडिक्शन है वो ये है कि दोनों ग्रुप्स का मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ था इस इलेक्शन के अंदर। 9 मई के बाद दोनों ग्रुप इसी में थे। ख्वाजा तारीफ़ गुलशन जो हैं उन्होंने ओन चौधरी की, उमर सुहेल ज़िया भट्ट की कैंपेन की, उनके जलसे करवाए। उमर सुहेल ज़िया भट्ट के, ओन चौधरी के जो बैनर्स थे उनके ऊपर उनका नाम है, साथ मियाँ नवाज शरीफ के जो समधी हैं सलाउद्दीन भट्ट, उनका नाम होता था, साथ ख्वाजा तारीफ़ गुलशन का नाम होता था। दूसरी तरफ अता तारड़ के ज़रिए अमीर बालाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। तो आप ये कंट्राडिक्शन देखें कि जब मर्डर हुआ है तो एक पार्टी तो मुस्लिम लीग नून के एक ग्रुप के साथ थी, जबकि दूसरी तरफ अता तारड़ जना हॉस्पिटल में पहुंचे हुए थे। तो इस वक्त ये दोनों ग्रुप एक ही सियासी जमात के प्लेटफॉर्म पे थे। ठीक है, इन्हें यानी सियासी असर सूख अगर चाहिए तो वो एक ही पार्टी जो इस वक्त हुकूमत में भी आ चुकी है, दोनों उसी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने इन्हीं का एक पॉइंट है जो मैंने लिंक करना है और आपसे पूछना भी है। ख्वाजा नदीम वाइन जो लंबे बालों वाले हैं, काइट एसोसिएशन के भी अहदेदार हैं, उनका गोगी और जो तीफ़ी हैं यानी इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, और उनका भी हमजा साहब के साथ एक दरीना ताल्लुक़ है, वो मैं बाद में पूछ लूँ। पहले अजीज़ुल्लाह खान साहब की तरफ। अजीज़ुल्लाह साहब, क्या ये देखते हैं, आपकी तो सर्विस भी रही, फिर आप अभी भी देख रहे हैं, ये जो लाहौर में कल्चर है ख़ास तौर पे, और इस पर कितने ही दर्जनों कत्ल हो जाते हैं, और अभी जो रिसेंट ये बालाज टीपू का हुआ, क्या किस नज़र से देखते हैं आप इसको? अच्छा फ़ारूक साहब, पहले तो शुक्रिया आपने बुलाया मुझे। यहाँ की लाहौर की अगर मैं दुश्मनियाँ देखूँ तो ये जनूबी पंजाब की दुश्मनियाँ हैं और सिंध की दुश्मनियाँ हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, यहाँ जो फैमिली की दुश्मनी है, मसलन एक तरफ देखें तीफ़ी जो वो हैं, उनकी गोगी भट्ट हो गए, तीफ़ी भट्ट हो गए, टीपू ट्रक्का वाला जिनका बेटा अभी मर्डर हुआ है जी। तो जो सिंध की दुश्मनियाँ हैं या जनूबी पंजाब की हैं वो मुख्तलिफ हैं। ख़ास तौर पे सिंध की मैं बात करूँ, ठीक है, वहाँ दुश्मनी एक ट्राइब की दूसरे ट्राइब से होती है।
मैं आपको मिसाल दे दूं कि शर कौम है जी, वहाँ बलोच कहलाते हैं, शर हैं, और उनके साथ अगर चाचड़ हैं तो वो भी एक कौम है। अब या लुंड कौम है। अब होता यूं है कि जी लड़ाई शुरू हुई और किसी एक लुंड ने शर को मार दिया। अब वहाँ ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन है या क्या उसी ख़ानदान का है। वो फिर यूं करते हैं कि जो सामने आया मार दिया, यानी शर आ गया, लुंड ने मार दिया, और लुंड शर की तरफ आया तो शरू ने मार दिया। और बाद में इनकी फिर जब सुलह होती है तो फिर कीमत लगती है उन बंदों की। अच्छा, कि जी एक वडेरा मारा, कोई बहुत अच्छा तगड़ा बंदा मार दिया तो उसकी कीमत 10 लाख हो या 20 लाख हो सकती है, तो गरीब मरा तो उसकी कीमत 2 लाख होगी। फिर ये बराबर करते हैं कीमत, और जिसकी कीमत बढ़ती है फिर वो पे करते हैं। लेकिन कमाल उनका ये है कि वो सुलह करेंगे, कुरान पाक मेड़ करके, वो कहते हैं 7 कुरान चाह के हैं। अब 7 कुरान का भी एक ही वो, और एक कुरान भी ले जाएं, वो एक ही है। ठीक, सुलह होगी, फंक्शन होगा, और फिर मार देंगे, फिर भी मार देंगे। फिर मार देंगे। ये मज़ा, आप ये अजीब स्टोरी है सिंध की, जो सिंधी मेरे भाई हैं वो इस तरह करते हैं। अब हम आते हैं जी अमीर बलाच की तरफ। अब ये बड़ी पुरानी दुश्मनी है। पहले उनके दादा भी मर्डर हुए, फिर उनके वालिद जो टीपू ट्रका वाला थे वो भी एयरपोर्ट पे मर्डर हुए थे और खुर्रम भट्ट ने मारा था। हालांकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मौजूद थी, एयरपोर्ट के अंदर पिस्टल लेके गए वो खुर्रम भट्ट, और उसके बाद उन्होंने मार दिया। लेकिन वहाँ कहानी कुछ यूँ थी कि खुर्रम भट्ट को नहीं मारा जा सका क्योंकि एयरपोर्ट था, और इनके जो गनमैन गए हुए थे या लेने गए हुए थे वो इसको नहीं मार सके, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों ने पकड़ लिया। लेकिन यहाँ उसको फिर सज़ा होती है। आप देखें ना, सेम स्टोरी है कि मारने वाला खुर्रम भट्ट है, और अयानत में फिर इनके नाम आए थे, गोगी का भी आया था, तीफी का, और भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन कोई भी सज़ा नहीं हो सका। सिर्फ खुर्रम भट्ट को सज़ा हुई, सज़ाए मौत हुई, लेकिन बाद में वो हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी। अभी वो उसकी आधी से ज़्यादा मेरे ख्याल सज़ा ख़त्म हो गई है, शायद वो बाहर आ जाएगा। मैं ना बजीजुल्लाह साहब, हमारे साथ उमर विरक साहब लाइन पे मौजूद हैं। उमर साहब एक SSP CI हैं, और ख़ास तौर पे ये जितने भी गैंग वॉर और इस हवाले से तो उनका नॉलेज है, जी बहुत ज़्यादा नॉलेज है जी, बहुत ज़्यादा। उमर विरक साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम सलाम फरक साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ज़रा सफ़र में हूँ, अगर कोई सेटिंग आ गई तो माजरत चाहता हूँ। उमर विरक साहब, ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ है बालाज टीपू वाला, आप तो सर्विस में रहे, आपने मामला देखे सारे, ये बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होगी? क्या कभी ये दुश्मनियाँ लाहौर में ख़त्म भी होंगी? ये कत्लो गारत कहीं जाके रुक भी सकती है कि नहीं? नहीं, देखे ज़रूर रुक सकती है, लेकिन ये एक जुर्म है। जुर्म तो होता है, इसमें हमने अपना हिस्सा डालना होता है, रियासत ने, पुलिस ने। अभी तो मेन चीज़ है पुलिस की, तो इसको ना मैं 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। जी, एक तो ये है कि ये पुलिस जो है ना, ये वाहिद ऐसा अदारा है जिसने वक़ूआ से पहले कार्रवाई करनी होती है। ठीक, अदालत है, उसने जब कोई वाक़या हो जाएगा, उसके पास केस जाएगा, तब उसने फैसला सुनाना है दोनों लोगों को सुन के। अगर कुछ वाक़या नहीं हुआ तो किसी ने कुछ नहीं करना। हाँ, पुलिस के पास ये इख्तियार है। तो पुलिस को इसके लिए 2 काम करने हैं। जब इसने इस्तेदादे कार्य, फरक भाई आप सुन रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें 2 काम करने हैं। एक तो ये है कि क्योंकि सजाद करना है, इसको रोकना है, जी, तो रोकने के लिए जिनकी दुश्मनियां हैं या किसी के पास छोटी भी उसकी लड़ाई होती है पहली दफा, तो उसे कोर्ट के जरिए लंबे अरसे के लिए बहुत बड़े गारंटी के साथ उसको वहां पे वो बंद करवाना है। ठीक है। दूसरा ये है कि इनकी सुलह करवानी है। हमारे एक सीनियर अफिसर थे इधर, मीर मोहम्मद खतोकी में 103 कत्ल हुए थे। जी, ये कसूर का एरिया है, गालबर राय ताहिर साहब का गांव है। तो उन्होंने इधर दहशतगर्दी की कोर्ट थी, इधर नहर के करीब, वहाँ पे भी 5 लोगों को कत्ल कर दिया, फिर दूसरों ने भी इधर ही कर दिया। तो मैंने उनकी सुलह करवा दी, उनकी सुलह हो गई है। आज इसको कोई तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो 103 के बाद 104 जो कत्ल है वो नहीं हुआ। तो कैसे इंश्योर, विरक साहब कैसे इंश्योर होते हैं? ये सुलह भी हो जाती हैं, बाद में फिर भी
मार दिए जाते हैं, यानी ये कैसे कोई पुलिस ऑफिसर बीच में बैठ के सुलह करवाएगा, तब ये गारंटी कैसे होती है, कैसे मामला चलता है? नहीं, ये पुलिस की, इसलिए मैं कहता हूँ कि पुलिस ने वकूए को रोकना है। इसकी ये जिम्मेदारी है, सिर्फ पुलिस की है और किसी की नहीं है कि वो किसी वाकया को होने ना दे। ये किसी और के पास तो इख्तियार नहीं और इसकी ये जिम्मेदारी है। तो जब इसकी ये जिम्मेदारी है तो इसको सुलह में बैठना चाहिए। कुछ पुलिस ऑफिसर हमारे कहते हैं कि हमारा इससे क्या तल्लक है। मैं कहता हूँ कि वो इस चीज को समझते नहीं। जब हम पे ये जिम्मेदारी आ गई कि हम ऐसे काम करेंगे जिससे वकूआ ना हो, जैसे कि हम कहते हैं कि हम 4-5 बंदों को पकड़ते हैं जी, डकैती की तैयारी कर रहे थे या इन्होंने डकैती करनी थी, तो उनको हम पकड़ लेते हैं। इसी तरह हमारे पास ये इख्तियारात है, हमें इसमें सुलह वाला भी एक अंसर डालना चाहिए। तो फिर अक्सरियत तो यहाँ पे मुसलमानों की है, उनको तो दीन भी यही तबलीग देता कि इनकी सुलह करवाएं। ये एक तो कोर्ट के जरिए वो बंद करवाया जाए कि इनकी सुलह करवाई जाए और पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार जो है वो इसमें बैठे सुलह में। मैं सोचो मुगलपुरा था, वहाँ पे ना 2 कत्ल हो गए जी। तो मैंने तो वो मेरी शिकायत करते थे, मैंने 40 दिन दोनों को ना दोनों हवालात में बंद रखा। तो 40 दिन के बाद उनकी सुलह होगी। मैं कहता था कि आप खर्चा करेंगे, तफ्तीशें तब्दील होंगी, पुलिस पे भी बढ़ेगा, फिर और भी कई खर्चे होते हैं। तो मुझे कोई 15 साल बाद कोर्ट में मिले तो वो दोनों इकट्ठे थे, तो दोनों मेरे हाथ चूमने लगे। मैंने कहा यार, उन्होंने कहा आपने पहचाना नहीं, हम वही हैं जो एक गली में रहते थे। ये तो आप कह रहे हैं कि पुलिस जो है वही इसकी जिम्मेदार है। ये अगर पहले रोक दिया जाता तो शायद ये बालाज टीपू भी कत्ल ना होता। ये देखें, ये तो अभी इसमें इस तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। पुलिस की तो जिम्मेदारी रहेगी, कोई भी केस होगा तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको रोकने तो में। विवेक साहब, जब आप थे एसएसपी और सीआईए को आप देख रहे थे, तब ये कैरेक्टर्स कहाँ पर थे? आपने क्या कोई कोशिश की उस वक्त अपने दौर में कि किसी तरह से इनको बिठाया जाए, रोका जाए? तब भी तो कत्लो गारत हो रही थी वक्फे से। नहीं, उस वक्त जो है ना, एक तो हमसे पहले का वकूआ था, एक वकूआ हुआ था, उसके बाद हमने सुलह की कोशिश की थी जी। वो भी करीब लग गई थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे इसमें फिर सियासी मुदाखलत हो गई तो वो सुलह ना हो सकी। और कोई ऐसा, क्योंकि मैंने तो दोनों फरीकों को ही चलान किया हुआ है, तो इस सिलसिले में मेरी ट्रांसफर भी होगी थी लिया में। अच्छा, यानी तो आप जब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इनकी दुश्मनी खत्म करवाई जाए, सुलह करवाई जाए, तब आपकी ट्रांसफर कर दी गई? वो इसी सिलसिले में हुई थी, वो एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन मैं इससे आगे अभी जानना, ये तो है कि वकूआ होने से पहले की पुलिस की जिम्मेदारी है। ठीक है। दूसरी जिम्मेदारी है ये है कि हमें देखना चाहिए कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। उसके बाद हमें पुलिस फाइल को तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप क्या कहते हैं, अभी कैसे खत्म किया जाए? पुलिस फाइल जो है ना वो तैयार नहीं होती दुरुस्त, और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं एक कुरान के वाकया का हवाला देता हूँ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नेक काम के लिए वो जिससे अनाज नापते थे वो खुद छुपा दिया था। लिहाजा जब हमें पता चल गया है कि वो वैसे भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सुधार करवाने के लिए एविडेंस इकट्ठी करे, हमें अच्छी तरह जांच लेना चाहिए कि कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है। जब हमें पता चल जाए कि ये गुनाहगार है तो उसको सजा दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा देना चाहिए, एविडेंस इकट्ठी करनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर बनानी भी चाहिए। ठीक है विवेक साहब, आपने बेगुनाह को सजा से बचाना चाहिए। बेगुनाह है तो ये जो कानून की मंश है कि गुनाहगार भी छूटता है तो बेगुनाह को सजा। विवेक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने जो तजावीज़ दी हैं, अल्लाह करे कि देखे भी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। हमारे साथ शुरका मौजूद हैं और अमीर बालाज टीपू का कत्ल कैसे हुआ, कौन लोग इसमें मुलविस हैं, कहाँ तक बात पहुँची है, केस से जुड़े तमाम हक़ाइक़ आपको बता रहे हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। 21वीं सदी है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ये दौर मुख्तलिफ है,
किस तरह से कारोबारी फैमिलीज़ इन दुश्मनी में पड़ जाती हैं और फिर उनकी 4 नस्लें इसकी नज़र हो जाती हैं। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। भाई निज़ाम साहब, सबसे तो मैं एक पॉइंट पे आ जाऊँ। उन्होंने कहा जी मैंने ये कोशिश करना शुरू की थी, मैं इनको करीब ले आया था तो सियासी मुदाखलत आ गई और मुझे भेज दिया गया कहीं और। तो अब मेरे ख्याल में पुलिस के जो इस वक्त ऑफिसर होंगे उनके पास भी कोई ना कोई जवाब तो होगा, लेकिन लाहौर में तो कत्ल हो रहे हैं, दुश्मनियाँ चल रही हैं। जी बिल्कुल, ये इसको हम रिलेट कर सकते हैं। अभी भी लाहौर पुलिस के अंदर एक अहम तबादला हुआ है और उसके हवाले से भी ये अफवाहें सरगर्म है कि शायद इसी केस को लेके वो तबादला किया गया है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि मुदाखलत होती है। कई सर्कल्स या क्वार्टर्स ऐसे होते हैं जिनको ये सुलह सूट नहीं करती, क्योंकि उससे काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार जो उस दुश्मनी से वाबस्ता होता है वो रुक जाता है। ठीक तो है। इसलिए आप ये जो बड़ा तबादला कह रहे हैं ये DIGCA ये वाला कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक तो ख्वाजा नदीम वाई साहब, ये कौन है? मैं चाहूँगा कि आप ज़रा ये भी इंफॉर्मेशन दें, उनके क्या रिश्तेदारी है और हमजा मेखा मुस्लिम लीग नून से भी इनका कोई ताल्लुक? जी बिल्कुल, ये वहाँ पे यूनियन काउंसिल के नाजिम भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और काइट्स एसोसिएशन जो है उसके अंदर भी इतना अहम किरदार था। ये उस वक़्त से मुस्लिम लीग नून में है। हमें आपको याद होगा कलसूम नवाज शरीफ का बाई इलेक्शन एक बड़ा मशहूर लाहौर में हुआ था और उस वक्त कुछ यूनियन काउंसिल नाज़मीन को लापता कर दिया गया था, वो कुछ अर्सा गायब रहे थे। तो उसके अंदर इनका नाम भी आता था। तो ये उस वक्त बड़े डाई हार्ड मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे और इस फैमिली के ये बहनोई हैं और इनका अपना एक अलग से बिज़नेस है। निस्बत रोड और ग्वाल मंडी के एरिया के अंदर ये काम करते हैं। सो ये भी मुस्लिम लीग नून से ही मुंसलिक। तो सारे जो मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी सपोर्ट के लिए उसी पार्टी के पास जाते हैं जिसके पास हुकूमत है, जो लाहौर में जिनका असर रसूख है, ताकि हमें कोई भी अगर सपोर्ट चाहिए हो तो यहाँ से हासिल करें। अजीज़ुल्लाह खान साहब, कहाँ जाके बात रुक सकती है और कैसे रुक सकती है? एक तो हल वो पेश कर रहे थे। मैं बताता हूँ वो जो बात करना चाह रहे हैं, शायद नाज़रीन ना समझे। जो आप CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें कार्रवाई इंसदादी मौजूद है। ठीक है। जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि जी 107, 151 जिसको 751 भी उर्फ़े आम में कहते हैं जी, कि जी आप दोनों पार्टियों को आप बंद कर देंगे और हैवी श्योरिटी बॉन्ड उनसे लिए जाते हैं और ये बेलेबल नहीं है। मजिस्ट्रेट इसकी श्योरिटी लेता है, वो लाख रुपए में भी हो सकती है और ये हमेशा जहाँ दुश्मनियाँ हों तो वो वहाँ के SHOs ये ज़रूर कराते हैं और उनको करानी चाहिए। लेकिन आजकल क्योंकि ट्रेंड नहीं है इसका, तो इसलिए ये मर्डर होते हैं। तो ये पहले ये चलता रहा? पहले चलता रहा। इस पर तो शोकाज मिलते थे। अगर जो सीनियर हैं, DPO हैं, RPO आते थे इंस्पेक्शन पे और उन्होंने देखा कि जी मर्डर हुआ, क्या इसमें आपने कार्रवाई इंसदादी की कि दोबारा कुछ ऐसा हादसा ना हो? अगर लड़ाई हुई है, 324 हुई है, फायरिंग हुई है, तो क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया? और वहाँ के मारूजी हालात क्या हैं? यानी जहाँ पे आप हैं, अब आप पोस्टिंग SHO से बेहतर उस थाने का जो SHO है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कौन सी। अब ये जो जहाँ ये दुश्मनी चल रही है, वहाँ के SHOs को पता है, वहाँ के फुट कांस्टेबल्स को पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। स्पेशल ब्रांच है, IB है, ये सारी रिपोर्ट्स लेते हैं और इनसे लेनी चाहिए कि क्या पक रहा है वहाँ, क्या खिचड़ी पक रही है। और ये भी पता था कि यार ये दोनों तरफ का झगड़ा है, ये भी खत्म नहीं हुआ जाके। जी बिल्कुल, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। याद होगा कि फायरिंग जब ये आए थे अमीर बालाज, तो फायरिंग भी हुई थी कुछ। ये भी मुबैना तौर पर जो इंफॉर्मेशन है कि जब ये आए तो वो जो तीफी वट हैं उनके घर पे या कहीं पे ये वैसे हमारी साहब क्या इन्फॉर्मेशन है ये उसके बारे में हमारे गोगी भट्ट के घर पे शायद फायरिंग का कोई वाकया हुआ था? बाहर खड़े होकर हवाई फायरिंग की गई जी। ये 2 लोकेशंस थी, एक गुलबर्ग में थी और एक ग्वालमंडी में थी। और इसके बारे में अब जो स्टोरीज हैं वो ये हैं, क्योंकि उसके बाद फिर ये चीज़ें कुछ मुस्तनद इस तरह से हुई कि उन FIRs में अमीर बालाज का नाम आया और उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक उनकी एंट्री थी, जिसको आप गैंग वॉर में कहते हैं या दुश्मनी में कहते हैं, यानी अपने वालिद के कत्ल के बाद। हाँ, जब उन्होंने अपनी सारी चीज़ें सेट कर ली, अपना बिजनेस संभाल लिया, डेरा संभाल लिया, तो उसके बाद फिर इस मुकदमे के अंदर वो गिरफ्तार भी हुए और उनको जेल भी जाना पड़ा था। उसके पोते की बर्थडे थी मेरे ख्याल में, कुछ इस टाइप का था और फिर फ़ोन भी किया गया, वो भी इस टाइप का है। ये ज़्यादा क्योंकि देखते हैं जी बिल्कुल, वो बिल्कुल एक पूरा सीना गजट की एक पूरी स्टोरी है कि वो एक ख़ास दिन था, उनके घर कोई सेलिब्रेशंस थी, उस दिन टारगेट किया गया था और ये मैसेज दिया गया था कि हमारी दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, एक सुलह थी जिसके ऊपर मैंने भी काम किया, वो अगर आप सोहेल शौकत भट्ट जो इस वक्त वज़ीर बन चुके हैं, उनकी और इनकी आपस में बालाज और टीपू ट्रका वाले इनके साथ,
इसी में एक नाम आता है, पहले पीपल्स पार्टी, बाद में फिर उन्होंने पार्टी बदली, तहरीक इंसाफ में गए। इसरार भट्ट लाहौर के सेक्रेटरी जनरल थे, बाबर भट्ट के भाई। अच्छा, इनकी सुलह करवाई और अभी के ये करैक्टर हैं जो बड़े रेलिवेंट है, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का बड़ा किरदार था इसमें, वो भी इस टाइम सूबाई वज़ीर है, ये सुलह में मेरे उन्होंने सुलह में। तो ये देखें कि ये 3 ख़ानदानों की दुश्मनी थी जो उन्होंने ख़त्म की किसी नहज पे जाके। ख़ुद मेरी जब इससे बालाज से बात होती रही तो वो ये कहता रहा कि मैं ये अफोर्ड ही नहीं करता कि इतनी दुश्मनियाँ चल रही हैं। और उसने ये भी कहा कि जब मैं दुश्मनी ख़त्म करना चाहता हूँ तो मेरे ही आसपास से रिश्तेदारों में से या वो बंदा जो मर्डर हुआ है उसका कोई रिश्तेदार मेरे पास आता है, कहता है जी हमारा तो बंदा मर्डर हुआ है और अब आप सुलह कर रहे हैं, हमने खून दिया और अब आप सुलह कर रहे हैं। इस सुलह के हवाले से भी अगर कोई आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। ये बड़ी एक दिलचस्प और पॉजिटिव डेवलपमेंट थी लाहौर की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसके अंदर। उसकी वजह ये कि सुहेल ज़िया भट्ट के वालिद जो हैं उनका भी मर्डर हुआ था, वो 97 में MP होते थे। और ये पुरानी एक दुश्मनी थी। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि फिर उन फैमिलीज़ के साथ एक पूरा ग्रुप मिल जाता था, एक ग्रुप के साथ 5 फैमिलीज़, 5 ग्रुप्स और हैं, दूसरे के साथ और हैं। तो इस तरह ये चूँकि ये थोड़ा लाहौर का जो दही हल्का है वहाँ से इन फैमिलीज़ का ताल्लुक़ था, लेकिन ये अंदरून लाहौर की दुश्मनियों के अंदर भी इन्वॉल्व इस तरह से हुए कि वो दोनों साइड्स पे ग्रुप बन गए और ये एक ग्रुप के साथ थे और दूसरी जानिब दूसरा ग्रुप था। और उसमें फिर हमने देखा कि जो आखिरी मर्डर हुआ वो सुहेल भट्ट का, बाबर सुहेल भट्ट का हुआ। उसके बाद ये बिल्कुल मुस्लिम लीग नून की जानिब से ही कोशिश की गई और उसमें दोनों साइड से बड़ा मुस्बत रद्दअमल दिखाया गया। और ये मेरा ख्याल है लाहौर की एक ताज़ा तरीन ऐसी सुलह है जिसको 3-4 साल हो चुके हैं और ये अभी तक इंटैक्ट है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती। हाँ। और इसका एक जो रिसेंट उसकी एग्जाम्पल आई वो ये कि PTI ने भट्ट फैमिली को वहाँ से टिकट दिया, इसरार भट्ट साहब की फैमिली को। दूसरी जानिब उनके सुहेल शौकत भट्ट थे। तो फैमिलीज़ ने कहा कि हम सियासत की वजह से अब अपनी उस दुश्मनी को पॉलिटिक्स में नहीं लेके आएंगे, हमारी सुलह हो चुकी है। तो उन्होंने अपना वो टिकट वापस करवा दिया था। अच्छा, वरना वो सियासत में जाते आपस में करते, फिर एक इलेक्शन लड़ते, फिर दोबारा से शायद वो कोई चीज़। तो दोनों फैमिलीज़ ने ये फैसला किया कि हम पॉलिटिक्स को, इंतखाबी मुकाबलों को अपनी सुलह के अंदर नहीं लेके आएंगे। तो उन्होंने उस हल्के को ओपन कर दिया। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ एक बात, हम इसको कंक्लूड करेंगे इस गुफ्तगू को, कि जिस तरह से इस केस में, इस रिसेंट वाक़े में रैकी होती है, बताया जाता है कि जो करीबी दोस्त ही हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, पैसों का लालच है और वो फंक्शन पे जाते हैं और वापसी पे जिस तरह से, तो ये किस तरह से रैकी होती है, कैसे ये सिस्टम चलता है? और फिर ट्रेंड चेंज हुआ है दुश्मनी का। मैं शुरू भी ये बात कर रहा था, फिर वो निकल गई कि पहले होता था आपस में लड़ाई होती है जी, सामने आए, मार दिया, फायरिंग की। अब एक नया ट्रेंड, शूटर ट्रेंड शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको पैसे देने के बाद, मुकम्मल इतलात देने के बाद, रैकी के बाद, खुद जो करवाने वाला है वो बाहर निकल जाता है। ठीक। ईफी भट्ट तो मेरे ख्याल एक दिन बाद गया या सुबह उस दिन वारदात के दूसरे दिन गया है जी। लेकिन अक्सर मैंने देखा, ख़ास तौर पे ये जो एरिया है जिसमें मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और ये जो एरियाज़ हैं सारे, उसमें ये है कि जी उन्होंने अपना दुश्मन मरवाना है तो ख़ुद वो बाहर चले जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, दुबई चले जाएंगे और पीछे से वो उन्होंने जो काम करना है, तो शूटर हैं, जो किराए के कातिल हैं। अब ज़ाहिर है वो मौके पे मौजूद नहीं है, उनका नाम आना है 109 में। ठीक है। अब 109 को प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कैसे प्रूव करेंगे। अब हेयर से है ना जी, या तो कोई उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो, वो नहीं होती, या कहीं बैठ के उन्होंने बात की, फिर उसमें पुलिस वाले गवाह बना लेते हैं, पचटक्कर बना लेते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन बना लेते हैं कि जी मैं फ़लाँ होटल पे बैठा हुआ था तो 2 बंदे आपस में बात कर रहे थे, जी हमने उसको कत्ल करना है। आप कह रहे हैं इसको एक्चुअली प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, करना मुश्किल होता है मौके वारदात से और कहीं दूर है। मोस्टली होता है कि जब वो पकड़े जाते हैं तो कहते हैं जी हमने किया है, और पुलिस के सामने दिए किसी बयान की कोई अहमियत नहीं है। आप उन्हें जूते मारेंगे, वो तशद्दुद से बचने के लिए उन्होंने इकरार कर लिया, कोर्ट में मुकर गया, और कोर्ट में ये प्रूव नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि ये मुलजिम सज़ा से बच जाते हैं, इसलिए आइंदा भी वो एक्ट होता है। अगर उनको सज़ा हो और उसमें अमेंडमेंट हो कानून में कि 109 का मुलजिम जो है उसको सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए, अगर सज़ा होगी तो रुकेगा ना जी। और फिर सबसे बड़ी बात जो हमारी बदकिस्मती है, जो डिले है हमारी कोर्ट्स का,
जो फैसलों में 10-10 साल 15-15 साल लग जाते हैं, उसकी वजह से फिर सिलसिला उसकी चलता वजह रहता से सिलसिला चलता है। लोग फिर ये करते हैं कि कचहरी में मार देंगे, बाहर कहीं मारेंगे, रैकी करेंगे, दुश्मनी का बदला लेंगे। अगर अदालतें विद इन ईयर उनका डिसाइड कर दें और इसी तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपीलें सुन ले, अब देखें ना जी, पता चलता है बंदा फांसी चढ़ गया है, बाद में बेगुनाह हो जाते हैं। ये शूटर कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये कोई ट्रेंड शूटर हैं? कहाँ से ये बच्चे ये कहाँ से सारे उठाए जाते बच्चे हैं? जो और कितने पैसे में ये कुछ काम कर देते हैं? नशावर जो चीज़ें लेते हैं, कुछ चोरी चकारी वाले हैं, आम हैं। कुछ ने मूवीज़ देखी, इंडियन मूवीज़ देख ली। बाकी मूवीज़ देखने के बाद आप देखें ना जी, हमारे साथी साथ वाला जो हमसाया मुल्क है, उसकी बड़ी वीडियोज़ आती हैं, आपको पड़ी हुई हैं। तो वहाँ से किराए के शूटर हैं, वो मिल जाते हैं इजीली। और लोग दुबई में बैठ के, बाहर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, और उसकी कीमत 25,000 से लेके 5 लाख। यानी अभी 25,000 से 5 लाख में आपको किसी को भी आपके एक मिलवा साफी को सिग्नल पे मार दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस क्लब के बाहर। तो वो भी तो इसी तरह था ना, शूटर के जरिए था, और मरवाने वाले कोई और थे। तो इसलिए जब तक सजा नहीं होते ये सारे, और इस कत्ल में भी मैं अर्ज कर दूंगा कि क्या हुआ, एक ही बंदा था, वो मौके पे मारा गया। वो एक ही बंदा था जिसने हमला किया और मौके पे मारा गया। वो मारा गया। अब क्या होगा जी? क्या 109 में सजा होंगे? क्या टीपू वाले कत्ल में टीफी और गोगी सजा हुए थे? नहीं। तो इसमें भी क्या एहसन शाह सजा होगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। सजा नहीं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, ख़ासतौर पर इस केस के ऊपर आप राय है वो बड़ी कीमती है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ये सारे वाक़यात तो रोनमा होते रहे, लेकिन पुलिस क्या काम कर रही थी? ये वाक़या भी हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके सामने आई, बहुत से लोगों ने बहुत सी कहानियां बयान की। पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? इस सारे केस को हैंडल करने के लिए आफ्ताब फुलरवान साहब जो एसएसपी हैं पंजाब पुलिस के, वो इसको लीड कर रहे हैं। वो क्या देख रहे हैं, इस केस के से जुड़े हुए हकाइक क्या हैं? एक न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर शिराज निसार ने इस पर क्या काम किया इस केस के हवाले से, वो बातें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी, वो हकाइक जिनसे आप ला इल्म हैं, वो मंजरनामा जो आपके सामने नहीं है, वो पोशीदा हकाइक क्या हैं, शिराज निसार बता रहे हैं। जी बिल्कुल फ़र्क वड़ाई साहब, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले ये बताना चाहता हूँ जिन नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है कि बालाज टीपू जो बिल्कुल भी किसी मीडिया से बात नहीं करता था और कतराता था इस दुश्मनी से भी, उसने सबसे पहले फ़रूख वड़ाइच को ही अपना इंटरव्यू दिया जिसमें बहुत से इंकशाफात किए। इसके बाद मैं ये बताता चलूँ कि 7 मुलजम जो हैं वो इस वक्त तक हिरासत में लिए जा चुके हैं, और जो गाड़ी इस कत्ल में इस्तेमाल हुई वो भी पुलिस ने कब्जा में ले लिया, जबकि उसका ड्राइवर हसनैन हैदर जो मौका से गाड़ी लेकर फ़रार हो गया था, उसको भी हिरासत में लिया जा चुका है। इस हवाले से जो बहुत ही अहम बात थी कि एहसन शाह कैसे गिरफ्तार हुआ, तीफी पट का एक खानसामा है अली असगर पठान, जिसे मानसेरा से जब हिरासत में लिया गया तो उसने तफ्तीश में ये बात बताई कि एहसन शाह घर आता था, तीफी भट्ट के साथ बैठकर उसने प्लान किया, जिसके बाद एहसन शाह को उसके घर से हिरासत में लिया गया और जब गिरफ्तार किया गया तो उसने तमाम ताने बाने जो हैं वो बता दिए। जिस तरह डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जितने भी मुलजम इस वक्त हिरासत में हैं उनसे जो तफ्तीश की गई है उसके तमाम ताने बाने जो हैं वो तीफी भट्ट से मिलते हैं जो मुकदमा में नामजद मुलजम है। इस हवाले से जो जेडी बनाई गई है उसमें आफ्ताब फुलरवान जो एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम है, जबकि उनके साथ एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफ़ीक और डीएसपी डिफेंस और डीएसपी रायविंड भी उनके साथ मौजूद हैं। और इस 4 रुकनी टीम को आफ्ताब फुलरवान जो है वो लीड कर रहे हैं। हम इस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम के दफ्तर ही मौजूद हैं और आफ्ताब फुलरवान से जो भी बात होगी हम वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त आफ्ताब फुलरवान अपने दफ्तर में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह हमने आपको बताया कि एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम आफ्ताब फुलरवान से जानते हैं कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है। शिराज साहब, इसमें ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है और इस केस को हम बड़ी संजीदगी से इसलिए भी ले रहे हैं कि लाहौर में अमन व अमान की सिचुएशन अगर पूरे मुल्क के हवाले से देखें तो मैं उसे बेहतरीन सूरत हाल कहूँगा। और इस बेहतरीन सूरत हाल में बहुत अरसे के बाद जो पुरानी दुश्मनियों की बुनियाद पे कत्ल हुआ है वो
अमीर बालाज मर्डर केस था। इसमें 4 पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल एक इन्वेस्टिगेशन पैनल तश्कील दिया गया, जिसमें मेरे साथ शहजाद रफ़ीक अवान, मियाँ मौज़म DSP और अतर साहब DSP रायवंड शामिल हैं। इसमें ये एक मुकम्मल तौर पे साइंसी बुनियादों पर शहादतें इकट्ठी करके तफ्तीश मुकम्मल करने वाला केस है। बिकॉज़ आप देखें कि जिस बंदे ने मर्डर किया अमीर बालाज का, वो मौके पे मर गया। अब मेन बंदा मौके पे मर गया, अगर वो बंदा ज़िंदा होता तो बहुत कुछ वो बता सकता था। तो हमने अब मिसिंग लिंक्स को जोड़ना है तमाम किस्म की शहादतों से, CCTV फुटेज की शहादत, CDRs की शहादत, मुख्तलिफ लोगों की कहाँ कहाँ पे मौजूदगी है वो उसकी शहादत, इवन हम ज़ख्मियों के बयान ले रहे हैं जो उस वाक़े में ज़ख्मी हुए। तो इंशाअल्लाह ताला इस केस को हम मुकम्मल साइंसी बुनियादों पर और मुकम्मल पेशा वाराना तौर पर मुकम्मल करके बहुत जल्द हम ये केस को अदालत में सबमिट कर देंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, 2 र्यूमर हैं जो आपसे ही तस्दीक होंगे चूँकि आप हेड हैं। एक तो ये कि जो मुलज़म पकड़े गए उनकी टिंड करवा दी गई है, इज़ इट ट्रू? और नंबर 2 ये कि जो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ से 4 से 5 शूटर थे, जो 2 लोग आपने पकड़े भी हैं, हिरासत में हैं जो आपकी, इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा। मैं इस सवाल पूछने पर आपका मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत अहम मसले की तरफ ये तवज्जो दिलाई है। अगर आप इस सारे सिलसिले में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें हम चैनल्स को लेते हैं और सोशल मीडिया का कंपैरिजन करें, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा ज़िम्मेदाराना रवैया रहा है। उसकी वजह ये है कि जो डिजिटल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो पैमरा को जवाबते हैं, वो पब्लिक को जवाबते हैं, वो अपने कुलीस को जवाबते हैं, वो हर शोबे को, हर इदारे को जवाबते हैं। सोशल मीडिया मादर पिदर आज़ाद एक शुतर बेमुहार किस्म का हमारे सामने फिनोमेनन आया है। बिला वजह एग्जैजरेट कर रहे हैं वो, बिल्कुल बिला वजह एग्जैजरेट कर रहे हैं सिर्फ व्यूअरशिप लेने के लिए। और वो यूट्यूबर जिनकी कभी भी व्यूअरशिप 70-80 से ऊपर नहीं गई थी, वो झूठ बोल के और अफवाह साजी करके 40-50 हज़ार की व्यूअरशिप ले रहे हैं। वो चीज़ बाकियों को इस तरफ इंस्पायर करती है कि ख़बर बनाओ, अपना सौदा बेचो, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे एक बंदे की तस्वीर फेसबुक से उठा के उसको एडिट करके टिंड करा के ये देखें जी ये टिंड हो गई। भाई बात ये है, आपने ये बात कह के पुलिस के इमेज को मजरूह किया। पुलिस वो डिपार्टमेंट है, ये टिंडे करना क्या पुलिस डिपार्टमेंट का काम है? कभी भी नहीं। और इस तरह के जी वो पकड़ा गया, वो अच्छा, मैं हेड कर रहा हूँ इस इन्वेस्टिगेशन पैनल को, मेरे इल्म में नहीं है कि वो बंदा गिरफ्तार हो गया, लेकिन उस यूट्यूबर के इल्म है कि बंदा गिरफ्तार हो गया। मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को, स्टेट को बड़ा सख्त लेजिस्लेशन करना पड़ेगी। देखें, आपके जो टीवी चैनल्स हैं तमाम सख्त लेजिस्लेशन के मतहत हैं। ये सोशल मीडिया वालों को भी उसी लेजिस्लेशन के नीचे लाना पड़ेगा ताकि जो जेन्युइन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी हौसला शिकनी ना हो। लेकिन ये जो बरसात के मौसम में इस किस्म के लोग आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं, पुलिस की तफ्तीश को वो सैबोटेज करते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, दे मस्ट बी पनिश्ड विद आयरन हैंड। बलाज के हवाले से ये बताएं कि अभी तक जो है वो तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और कितने मुलज़म हिरासत में हैं? हमारी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी एडवांस स्टेज पे है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते जब तक हमारी तफ्तीश मुकम्मल ना हो जाए। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल विदाउट एनी डिले हम इस तफ्तीश को मुकम्मल करें और तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करके अदालत में सबमिट करें। अच्छा, जिस तरह DIG जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इमरान केशवर, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि बहुत ही ताने बाने जो हैं वो तमाम मुलज़मान से जो तफ्तीश की गई है, वो मुकदमा में जो नामज़द एक मुलज़म है वो उसकी तरफ जा रहे हैं और उसके रेड वारंट भी हासिल कर लिए गए हैं या प्रोसेस में, और कब तक टीम जो है वो उस नामज़द मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए जाएगी? मैं आपको इस सिलसिले में बताता हूँ कि अगर कोई मुलज़म मुल्क से फ़रार होकर किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है तो वो अपने आप को बिल्कुल महफूज ना समझे। इस सिलसिले में पूरा एक
प्रोसीजर मौजूद है। बाज़ मुल्कों के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिसको मुआहदा हवालगी मुजरमान कहते हैं, वो मौजूद है। उस सिलसिले में हमने वो प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है, और अगर वो किसी भी मुल्क में जाके छुपेगा, हम इंटरपोल के ज़रिए भी गिरफ़्तार करके अपने मुल्क में उसे वापस ला के कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। आफ्ताब साहब, एक बहुत ही अहम बात है, जिस तरह बहुत, अब मैं किसी का नाम नहीं कोड करता, बहुत बड़े अफसर जो हैं वो इस तरह के ग्रुप्स के बाकायदा दोस्ती होती है उनकी। एक शकील भट्ट के बारे में बहुत सी र्यूमर है, जो जब टीपू का मर्डर हुआ था वो एयरपोर्ट पे मौजूद था, उस वक्त वो ASI था, अभी वो CIA में ही सब इंस्पेक्टर है, बलाज के राइट साइड पे बैठा हुआ था। क्या उसको एविडेंस के लिए शामिल तफ्तीश किया गया है या उससे कुछ पूछा गया है? क्योंकि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे कह दिया गिरफ्तार है, जो कि गिरफ्तार नहीं है। वो अगर वहाँ पे गया है और उसने पिस्टल उठाया है तो उसने पुलिस की मदद की है। क्या उसको किसी एविडेंस के लिए बुलवाया गया है? पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि शकील भट्ट को ना हमने गिरफ़्तार किया है, ना हमने हिरासत में लिया है। तफ्तीश चूँकि हमने हर उस बंदे की करनी है जो इस मुकदमे में रिलेटेड होगा, वो चाहे पुलिस अफसर हो, वो चाहे ताजर हो, चाहे वो माफिया का बंदा हो। हमने हर बंदे को इंटरोगेट करना है, और जिसके लिए हमें इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिल गई, ऐसी शहादत मिल गई जो उसको क्रिमिनल एक्ट के साथ कनेक्ट करती हो, वी विल अरेस्ट हिम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा, एक ड्राइवर जो मौका पर जो गाड़ी इस्तेमाल हुई, जो रेंट की थी, जो आपने भी ऑन किया है, उसका जो ड्राइवर है हसनैन हैदर, उसका ये कहना है कि मुझे पता नहीं था किराए की गाड़ी है ये, जब फायरिंग हुई तो मैं गाड़ी लेके निकल गया, जो बाद में पकड़ा भी गया। उसमें एक नामजद मुलज़म का करीबी अजीज़ भी सुना जा रहा है कि वो भी उसमें बैठा हुआ था, बरादर निस्बती कह लें, साला पंजाबी में जिसको कहती हैं, कि वो भी उसमें शामिल था, जिसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। अभी हम मुख्तलिफ़ मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मार रहे हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि जो भी इस मुकदमे के साथ किसी भी क्रिमिनल एक्ट में या किसी भी क्रिमिनल कंट्रीब्यूशन करने में इन्वॉल्व होगा तो ही विल बी अरेस्टेड। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी मुलज़म को भी गिरफ़्तार करने से पहले कानून और इंसाफ का तकाजा ये है कि आप शहादत पहले हासिल करें, गिरफ़्तार उसे बाद में करें, ना कि पहले आप बंदे को पकड़ लें और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए शहादतें कलेक्ट करें। अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कानून का तकाजा है और जो कानून की रूह है, हम उसके मुताबिक कर रहे हैं। आप एक मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। जो एक ट्रू पुलिस ऑफिसर होता है वो तादाद बता सकता है लेकिन नाम नहीं बताएगा। अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की ड्यूटी है वो किसी की खुशी के लिए या किसी की नाराज़गी से बचने के लिए नहीं कर रहा होता। आई एम सर्वेंट ऑफ पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मैंने उसके मुताबिक तफ्तीश करी। एंड यू आल्सो पब्लिक सर्वेंट। ऑफ कोर्स आई एम पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक चाहती है कि हमें कुछ पता चले असल बात। सोशल मीडिया से तो तंग आए हुए हैं लोग। आई एम आंसरेबल टू माई चेन ऑफ कमांड। तो चूँकि तफ्तीश अभी हमारी मिडल में है, मिडल की तफ्तीश में मैं कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी नहीं दे सकता जब तक कि मैं तमाम मुमकिन शहादतें कलेक्ट ना कर लूँ। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ दोज एविडेंसेस। तो इसमें मैं समझता हूँ कि पब्लिक का ये हक है कि हम हक़ाइक़ उनके सामने रखें, लेकिन उसके लिए आपको मेरी तफ्तीश के मुकम्मल होने का और हमारे पैनल के, देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पैनल में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स थे वो महकमे ने हमें इकट्ठा किया। शहजाद रफ़ीक अवान, ही इज़ अ नॉन, उनके वाले साहब DC रहे हैं। यस, ही बहुत अच्छा ऑफिसर, ही इज़ अ नॉन मैच्योर एंड प्रोफेशनल ऑफिसर। मियाँ मौज़म DSP और अतर साहब DSP, ये बहुत अच्छी रेपुटेशन के मालिक हैं और हम वी आर वर्किंग लाइक ए टीम। हम एक एक चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और आप ये देखें कि जो भी अगर हम कंक्लूड करेंगे तो हम चारों उसके सिग्नेटरीज होंगे इंशाल्लाह। मतलब है कि आप कातलों के करीब तक पहुंच गए हैं। जी, हमारी तफ्तीश काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी है। नाज़रीन, ये मेरे लिए भी एक तकलीफ दे लम्हा था जब मुझे पता चला कि बालाज टीपू को एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया, और मेरी उनसे शनासाई रही, पहला इंटरव्यू करने का मौका मिला और उनकी ज़िंदगी के हालात जानने का मौका मिला। वो बिल्कुल भी ऐसा शख्स नहीं था जो ये चाहता हो कि ये दुश्मनदारी आगे बढ़े। वो ये चाहता था कि ये इस माशरे में अमन हो, ख़ुद उस अमन का फ़ायदा उसे भी हो। वो ये चाहता था कि उसकी नस्लें आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा क्यों मुमकिन ना हो सका?
तो आज भी हम ये जब उन्हें याद कर रहे हैं तो हम अदारों से भी ये चाहते हैं कि इस दुश्मनदारी को ख़त्म करवाएं किसी तरीके से। आप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कौन लोग इस कत्ल में मुलविस हैं, और एक ऐसे शख्स का कत्ल जो माशरे में अमन चाहता हो, जो वो माशरे के अमन का कत्ल है। अपने इदारों से ये इल्तमास भी है कि वो इसके ऊपर जल्द अज जल्द हक़ाइक़ को सामने लाएं ताकि अवाम में जो इस वक्त बेचैनी है वो ख़त्म हो सके। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। लाने के बाद